एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। मेरा नाम दिव्या है और मैं आप सबके लिए आज बीए फर्स्ट ईयर का हिंदी लेके आ रही हूँ, जिसमें आज का टॉपिक है हिंदी गद्य का विकास और एक दृष्टि में। इसमें सबसे पहले है हिंदी गद्य के विकास क्रम का काल विभाजन, जिसमें हम जानेंगे कि कौन से काल का आरंभ कौन सा है और अंत कौन सा है, क्या है। ठीक है, तो जैसे इसमें आप देख रहे हो कि पूर्व भारतेंदु युग अथवा हिंदी गद्य साहित्य का प्रारंभिक काल। तो जब भी आपको अगर ऑप्शन देगा तो आप क्या लिखोगे, कब तक था। जैसे पूर्व भारतेंदु युग कब तक चला, तो आंसर आपका क्या होगा, सन 1868 ईस्वी तक। ठीक है, या फिर का आरंभ क्या है, आरंभ या अंत क्या है, तो आप क्या बोलोगे, 13वीं शताब्दी के मध्य से सन 1868 ईस्वी तक। ये आपको ऑप्शन में दिया रहेगा और यही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, तो यहाँ पे एक बार और ध्यान दीजिएगा कि पूर्व भारतेंदु युग को हिंदी गद्य साहित्य का प्रारंभिक काल कहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट है भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल कहते हैं। क्या कहते हैं, भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल। और इसका आरंभ कब से कब तक है, सन 1868 से 1900 तक। कब से है, 1868 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक। उसके बाद क्या चलता है, द्विवेदी युग। द्विवेदी युग कब से स्टार्ट हुआ है, सन 1900 ईस्वी से लेकर के 1922 ईस्वी तक। ठीक है, उसके बाद आता है शुक्ल युग। शुक्ल युग को छायावादी युग भी कहते हैं। तो कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए आपका कि अगर आपसे पूछ दे कि छायावादी युग कब से कब तक चला था, तो 1919 से लेकर के 1938 ईस्वी तक क्या चला है, छायावादी युग चला है। ठीक है, या फिर शुक्ल युग का काल कब से कब तक रहा है, 1919 से लेकर के 1938 ईस्वी तक। और उसके बाद है छायावादोत्तर युग। छायावादोत्तर युग सन 1938 से लेकर के अब तक जो चल रहा है वो क्या है, छायावादोत्तर युग चल रहा है। अब इसके बाद आता है हिंदी की बोलियां। इसमें हम जानेंगे कि उपभाषाएं और बोलियां कहाँ की बोली है। पश्चिमी हिंदी में क्या बोला जाता है, तो उसमें पहला नंबर पर है खड़ी बोली बोला जाता है, दूसरा है ब्रजभाषा बोला जाता है, तीसरा नंबर पर हरियाणी बोली बोली जाती है, जिसको कि वहाँ के लोग बांगरू भी कहते हैं, और चौथा नंबर पर है बुंदेली। ये कहाँ बोला जाता है, पश्चिमी हिंदी में बोला जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे। पश्चिमी हिंदी में क्या बोला जाता है, खड़ी बोली बोला जाता है, ब्रजभाषा बोला जाता है, हरियाणवी बोला जाता है, हरियाणवी को बांगरू भी ऑप्शन में आपको दे सकता है, और चौथे नंबर पर आता है बुंदेली बोली। ठीक है, अगला है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी मतलब पूर्वी हिंदी में अवधी बोली बोली जाती है, बघेली बोली जाती है और छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। राजस्थानी हिंदी क्या है, मारवाड़ी, जयपुरिया और मेवाती और मालवी। पहाड़ी हिंदी, पहाड़ों के साइड में कौन सी बोली जाती है, कुमाऊनी और गढ़वाली। बिहारी में भोजपुरी, मैथिली और मगही। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है, अब हम जानेंगे विविध गद्य विधाओं की प्रथम रचना। तो जैसे कि इसमें
सबसे पहला नाटक कौन सा है, उसके रचनाकार कौन है, ये चीजें हम इसमें देखेंगे। तो पहले नंबर पर है खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना गोरा बादल की कथा, और इसको लिखा किसने है? जटमल ने। सेकंड नंबर पर है हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? तो आप सबको अच्छे से याद होगा, नहुष, और इसको लिखा किसने है? गोपाल चंद्र दास ने लिखा है। गोपाल चंद्र का पूरा नाम है गोपाल चंद्र गिरधर दास। थर्ड है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? इसमें है परीक्षा गुरु। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु, और इसको लिखने वाले कौन है? लाला श्रीनिवास दास। फोर्थ नंबर पर है हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? ये आपको ऑप्शन में दे देगा, 4 ऑप्शन पूछेगा और उसमें से एक राइट ऑप्शन होगा। राइट ऑप्शन क्या होगा? इंदुमती। और इंदुमती को लिखने वाले कौन है? तो किशोरी लाल गोस्वामी जी इंदुमती को लिखने वाले हैं। इंदुमती क्या है? हिंदी की प्रथम कहानी। 5वां नंबर पर है हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त। हालांकि कम पूछा जाता है, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और हिंदी की प्रथम यात्रा वृत्त कौन से है? सरयू की पार की यात्रा। सरयू पार की यात्रा, और इसके रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो एक बार खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना गोरा बादल की कथा, नाटक नहुष, उसके बाद प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु, और प्रथम कहानी इंदुमती। यात्रा वृत्त कौन सा है? प्रथम सरयू पार की यात्रा। उसके बाद है हिंदी गद्य विधाओं के प्रसिद्ध रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। अब हम जानेंगे हिंदी गद्य विधाओं के प्रसिद्ध रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। इसमें नाटक, जो हिंदी गद्य विधाओं में जो नाटक एक गद्य विधा है, ठीक है, और नाटक के प्रसिद्ध रचनाकार कौन से हैं, उनका नाम यहाँ पर दिया हुआ है, ये नाम है और ये उनकी रचना है। तो जयशंकर प्रसाद नाटक के लिए फेमस है, और कौन से नाटक के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है? ध्रुव स्वामिनी, और दूसरा है चंद्रगुप्त। सेकंड नंबर पर आता है भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम। भारतेंदु हरिश्चंद्र किस लिए फेमस है? भारत दुर्दशा और कर्पूर मंजरी। किसके लिए फेमस है? भारत दुर्दशा और कर्पूर मंजरी। भारतेंदु हरिश्चंद्र में आपको बहुत सारे नाम दिए जाएंगे, है ना, लेकिन उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये 2 नाम जरूर याद रखना है, क्योंकि रचनाएं तो उनकी बहुत सारी हैं, ठीक है, लेकिन एमसीक्यू में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है, जो नाम सबसे ज्यादा जबान पर लिया जाता है, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसी के लिए हमें 2 नाम याद रखना बहुत जरूरी है। तो नाटक में 2 नाम आता है। नाटक के लिए कौन कौन से रचनाकार फेमस हैं? वो हैं जयशंकर प्रसाद और दूसरा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। जयशंकर प्रसाद किसके लिए फेमस हैं? ध्रुव स्वामिनी के लिए फेमस हैं, और दूसरे चंद्रगुप्त जो हैं, चंद्रगुप्त की रचना भी जयशंकर प्रसाद की फेमस है। भारतेंदु हरिश्चंद्र भारत दुर्दशा और कर्पूर मंजरी के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक। नेक्स्ट है एकांकी। तो एकांकी के लिए सबसे पहला नंबर पर किसका नाम लिया जाता है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। और कौन सी रचना के लिए इनका नाम लिया जाता है? दीपदान और रेशमी टाई। ये क्या है? दीपदान आपने कक्षा 9 में भी पढ़ा है, और रेशमी टाई अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, आप
गूगल पे जा करके पढ़ सकते हो, काफ़ी अच्छा और फनी नाटक है रेशमी टाई। और दीपदान और रेशमी टाई के रचनाकार कौन है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जिनका किसके लिए नाम लिया जाता है? प्रसिद्ध एकांकी के लिए नाम लिया जाता है, एकांकीकार के लिए नाम लिया जाता है। और उनकी प्रसिद्ध एकांकी है डॉक्टर रामकुमार वर्मा की प्रसिद्ध एकांकी दीपदान और रेशमी टाई। सेकंड नंबर पर आता है उपेंद्र नाथ अश्क। अश्क इनका उपनाम है, इनका पूरा नाम है उपेंद्र नाथ। इन्होंने क्या लिखा है? तौलिए और अंधी गली। उपन्यास जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है प्रेमचंद का नाम, जिनकी रचना है गबन और गोदान। ये गबन और गोदान आपके भी जबान पर याद होगा, ये इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। सेकंड नंबर पर आता है भगवती चरण वर्मा का नाम, इनकी रचना है चित्रलेखा और टेढ़े मेढ़े रास्ते। अगला नंबर है कहानी का। कहानीकार में भी प्रेमचंद का ही नाम हम याद करते हैं, और कहानी में इनकी रचना है नमक का दरोगा, शतरंज के खिलाड़ी। ये किसकी रचना है? प्रेमचंद की। तो नमक का दरोगा कौन से गद्य की विधा है? कहानी विधा है ये। शतरंज के खिलाड़ी कौन सी विधा है? कहानी विधा है। दूसरे नंबर पर आता है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की रचना है पुरस्कार और आकाशदीप। ये दोनों ही इनकी बहुत ही फेमस रचना है। आकाशदीप को भी आपने पढ़ा है। निबंध है, निबंध में अगर हम बात करते हैं, निबंध में जो सबसे पहला नंबर पर आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जिन्होंने लिखा है चिंतामणि और रस मीमांसा। ये इनके प्रसिद्ध निबंध हैं, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध निबंधकार हैं। दूसरा नंबर पर आते हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास, जिनकी रचना है गद्य कुसुमावली। इनकी एक ही रचना है गद्य कुसुमावली। अगर हम आलोचना की बात कर रहे हैं, आलोचना विधा की, तो सबसे प्रसिद्ध आलोचनाकार हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास, जिन्होंने क्या लिखा है? साहित्यालोचना। सेकंड नंबर पर आते हैं डॉक्टर नागेंद्र, जिन्होंने क्या लिखा हुआ है? भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका। आलोचना हालांकि कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपको ये याद होना चाहिए, क्योंकि अगर पूछ दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, याद नहीं रहेगा। जीवनी पूछा जाता है। जीवनी सबसे प्रसिद्ध जीवनी लिखने वाले कौन है? अमृत राय। और इन्होंने किसकी जीवनी लिखा था? कलम का सिपाही नामक टाइटल से इन्होंने अपनी जीवनी लिखी थी, और ये जीवनी किस पर आधारित थी? प्रेमचंद की जीवनी पर आधारित थी। तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि कलम का सिपाही किसके जीवन पर आधारित है? तो प्रेमचंद के जीवन पर आधारित है। दूसरे नंबर पर जीवनी में नाम आता है विष्णु प्रभाकर जी का, जिन्होंने क्या लिखा था? आवारा मसीहा। और आवारा मसीहा किस पर आधारित है? शरद चंद्र की जीवनी पर आधारित है। अब बात करते हैं हरिवंश राय बच्चन का, आत्मकथा। आत्मकथा में सबसे पहला नाम आता है हरिवंश राय बच्चन का। आपने पढ़ा भी है 10th क्लास में, क्या भूलूं क्या याद करूं। और दूसरा है इनकी रचना बसेरे से दूर, जिसको कि 4 खंडों में प्रकाशित किया गया था। ये है आत्मकथा। सेकंड नंबर पर आते हैं यशपाल जी। यशपाल जी की आत्मकथा है सिंहावलोकन। अब हम बात करते हैं सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए यात्रावृत्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यात्रावृत्त में हम नाम लेते हैं सबसे पहले राहुल सांकृत्यायन जी का। इनकी जो सबसे प्रसिद्ध रचना है यात्रावृत्त में, वो है रूस में 25 मास और मेरी तिब्बत यात्रा। मेरी तिब्बत यात्रा आपको कक्षा 6 या 7 में पढ़ने को मिलेगी। सेकंड नंबर पर है सेठ गोविंद दास। सेठ गोविंद दास की कौन सी रचना है? पृथ्वी परिक्रमा और सुदूर दक्षिण
पूर्व। संस्मरण में नाम लेते हैं हम महादेवी वर्मा का संस्मरण, जो है पथ के साथी। और दूसरे नंबर पर हम नाम लेते हैं बनारसी दास चतुर्वेदी का, जिनका संस्मरण के नाम से ही जिनकी रचना है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, आप इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है, इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि संस्मरण खुद एक क्या है, रचना है। और किसने लिखा है इनको? बनारसी दास चतुर्वेदी ने। अगला नंबर आता है रेखा चित्र का। रेखा चित्र में सबसे पहला हम नाम लेते हैं राम वृक्ष बेनीपुरी का, और दूसरा नंबर पे है महादेवी वर्मा का, और इनकी जो रचना है वो है, इनकी राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है माटी की मूरत। क्या है? माटी की मूरत। और दूसरी कौन सी रचना है? लाल तारा। दूसरी रचना का नाम है लाल तारा। महादेवी वर्मा की बात करें तो महादेवी वर्मा के कौन सी रेखा चित्र सबसे प्रसिद्ध है, जो आपने पढ़ी भी है? आपको कोई नाम अगर पता हो तो आप मैसेज बॉक्स में डाल दीजिएगा। इसमें सबसे पहला नाम आता है अतीत के चलचित्र। कौन सा नाम आता है? अतीत के चलचित्र। आपको ये सब पढ़ करके ऐसा लग रहा होगा कि आपने ये सारी चीजें तो पहले भी पढ़ी हुई हैं, बस थोड़ा भूल गया था, है ना? क्योंकि जब हम एग्जाम दे के आते हैं तो हम क्या करते हैं कि चीजों को डिलीट मार देते हैं दिमाग से, पर अब हमें उसे दोबारा रीस्टोर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रीस्टोर करना पड़ेगा। दूसरा कौन सा है? स्मृति के रेखाएं। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इसमें, जैसे कि अभी हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी हैं, हम रेखा चित्र तक पढ़े हैं, तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि किसको कहते क्या हैं। तो आइए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। ऑप्शन में भी दे देगा कि जैसे परिभाषा दे देगा, और कुछ गलत परिभाषाएं भी दे देंगे, तो आपको सही परिभाषा पर निशान लगाना होगा सही का। पहला है इसमें हमारा क्या है? नाटक, कि हम नाटक कहते किसको हैं, जिसका परिभाषा होगा कि रंगमंच पर अभिनय द्वारा प्रस्तुत करने की दृष्टि से लिखी गई एक से अधिक अंकों वाली गद्य रचना नाटक कहलाती है। ठीक है, इतना बड़ा तो ऑप्शन देगा नहीं, उसमें क्या पूछेगा? अधिक अंकों वाला कहलाता है नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, निबंध, ऐसे करके आपको ऑप्शन दे देगा। तो अधिक अंकों वाला क्या होता है? नाटक कहलाता है। और अगला नंबर आता है हमारा एकांकी का। एकांकी का संधि विच्छेद जब आप करेंगे तो एक और अंक, कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि हो गई एकांकी में। और क्या हो जाएगा एकांकी का परिभाषा? एकांकी में कितने अंक होते हैं? एक ही अंक होता है। तो नाटक और एकांकी में क्या फर्क हुआ कि नाटक में कई सारे अंक होते हैं और एकांकी में मात्र एक अंक होते हैं। अब बात करते हैं उपन्यास की। उपन्यास किसको कहते हैं? तो किसी विस्तृत कथा वस्तु की पात्रों के चरित्र चित्रण, संवाद, घटनाक्रमों एवं निश्चित उद्देश्य को लक्ष्य में रखकर की जाने वाली गद्य रचना क्या कहलाती है? उपन्यास कहलाती है। उपन्यास और कहानी में एक डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है?
कहानी छोटी होती है और उपन्यास बहुत बड़ा होता है। ठीक है, उपन्यास एक ग्रंथ की तरह होता है, लेकिन एक उपन्यास में कई सारी कहानियां सम्मिलित हो सकती हैं, लेकिन कहानियों में उपन्यास सम्मिलित नहीं हो सकता, क्योंकि कहानी एक जीवन का एक छोटा सा हिस्सा होता है। ठीक है, तो ये हो गया उपन्यास और कहानी में अंतर। अब मैं जानती हूँ कि आप लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये जानना है कि निबंध किसको कहते हैं। तो निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें लेखक किसी विषय पर अपने विचारों की स्वच्छ अभिव्यक्ति क्रमिक तथा प्रत्यक्ष रूप से करता है। मतलब निबंध में आप किसी भी चीज को अगर लिखना चाहते हो तो आप खुले दिमाग से लिख सकते हो। आप निबंध में आलोचना कर सकते हो, परंतु आलोचना एक निबंध कदापि नहीं होता है। तो आलोचना होता क्या है? किसी साहित्यिक रचना का भली भांति अध्ययन करके उसके गुण दोषों का विश्लेषण करना, उसकी रचना की आलोचना करना कहा जाता है। मतलब आलोचना करना मतलब गुण दोषों का विश्लेषण करना। आपको क्या याद रखना है कि गुण दोषों का विश्लेषण करना किस में आता है? निबंध में आता है या आलोचना में आता है? तो ये किस में आएगा? आलोचना में आएगा। पर गुण दोषों का विश्लेषण करने के बाद में जो बची हुई चीजें आती हैं वो आलोचना कहलाती हैं। पर जब आप गुण दोष का विश्लेषण कर रहे होते हैं वो किस में जाता है? निबंध में जाता है। कंफ्यूजन हो गया? चलो इस कंफ्यूजन को भी हम दूर करते हैं। कंफ्यूजन क्या है इसमें कि अभी हमने कहा कि ये चीज होती है, पर अभी कहा कि नहीं होती है। निबंध में होता है कि लेखक किसी विषय पर अपने विचारों को स्वच्छंद रूप से रख सकता है, फिर चाहे उसकी बुराई करे या उसकी बड़ाई करे, ये डिपेंड नहीं करता। तो जहां पर हम विशेषता या गुण दोष जहां पर हेडिंग डाल करके नहीं लिखते हैं वो क्या कहलाता है? निबंध कहलाता है। पर जहां हम गुण और दोष देखना स्टार्ट करते हैं वो क्या कहलाता है? हमारा आलोचना के अंदर आता है। कंफ्यूजन क्लियर? अब आते हैं जीवनी और आत्मकथा को जानेंगे कि जीवनी किसे कहते हैं और आत्मकथा किसे कहते हैं। ये दोनों ही एक ही दूसरे पर डिपेंड है, लेकिन आत्मकथा और जीवनी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। किसी व्यक्ति विशेष के जीवन की जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रमुख घटनाओं के क्रमबद्ध विवरण को जीवनी कहते हैं। हम बात कर रहे थे जीवनी की, तो किसी व्यक्ति विशेष के जीवन की जन्म से लेकर मृत्यु तक की प्रमुख घटनाओं के क्रमबद्ध विवरण को जीवनी कहते हैं। मतलब पहले उन्होंने जन्म लिया, फिर उसके बाद में उनका जन्म स्थान से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको प्रदर्शित करना, उसको दर्शाना। उसके बाद में उनके माता पिता, उनकी पढ़ाई लिखाई, ये क्या हो गया? मतलब पूरा जीवन से लेकर के जब तक वो मर नहीं जाते हैं क्या क्या उन्होंने करा है, एक भी चीज़ें छूटनी नहीं चाहिए। वो किस में आती हैं? जीवनी में आती हैं। आत्मकथा क्या होता है? जो स्वयं के बारे में बताते हैं। जिस गद्य रचना के में लेखक अपने जीवन, आत्म मतलब स्वयं, अपने जीवन की संस्मरणीय घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन एवं विश्लेषण करता है, उसे क्या कहते हैं? आत्मकथा कहते हैं। ठीक है, तो आत्मकथा लेखक स्वयं अपने बारे में बताता है और जीवनी दूसरों पर लिखा जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं यात्रावृत्त और संस्मरण। ये भी दोनों लगभग एक जैसी चीजें हैं देखने में, लेकिन इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है।
और आपसे ये छोटी छोटी चीजें भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे यात्रा वृत्त किसको कहते हैं? जिस गद्य रचना में रचनाकार किसी यात्रा के अनुभव का यथावत कलात्मक वर्णन करता हो, वो क्या कहलाता है? यात्रा वृत्त। मतलब कि जैसे हम रेलगाड़ी के बारे में बोल रहे हैं, तो हम इस स्टेशन से चढ़े, हम इस ट्रेन में जाके बैठे, इस ट्रेन में इस ट्रेन के इस गद्दी नंबर पर बैठे, सीट नंबर पर बैठे, उसके बाद में ट्रेन में ये व्यक्ति आए, वो व्यक्ति आए, ये बातें हुई। मतलब जब तक यात्रा समाप्त नहीं हो जाती वो क्या कहलाती है? यात्रा वृत्त कहलाती है। संस्मरण क्या कहलाता है? किसी स्मरणीय घटना या तथ्य को जब कोई व्यक्ति उसके यथार्थ रूप में सशक्त एवं रोचक भाषा शैली में पुनः मूर्त करता है, मतलब जागृत करता है, उसे क्या कहते हैं? संस्मरण कहते हैं। अब यात्रा वृत्त में क्या हुआ कि रेलगाड़ी के बारे में, जब हमने पहली बार रेलगाड़ी में चढ़े, लेकिन उसमें सबसे खास क्या चीज थी? तो यात्रा वृत्त में संपूर्ण यात्रा के बारे में बात करते हैं और संस्मरण में हम उस घटना का के बारे में बात करते हैं जो हमारे लिए उस यात्रा को सबसे ज्यादा स्मरणीय बनाता है। अब हम बात करते हैं रेखा चित्र की, कि रेखा चित्र किसको कहते हैं? जिस गद्य रचना में किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या भाव का कम से कम शब्दों में यथावत चित्रांकन किया जाता है, उसे हम रेखा चित्र कहते हैं। मतलब किसी व्यक्ति के बारे में कम से कम शब्दों में संपूर्ण बातें कह जाना, वो क्या कहलाती हैं? रेखा चित्र कहलाती है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में जुड़े रहने के लिए, और आप इसी तरीके से अपने और भी साथियों को जोड़िए। मेरी आपसे यही आग्रह है कि जैसे आप लाभ उठा रहे हो, वैसे ही बहुत सारे लोग भी लाभ उठाएं आपसे जुड़ करके, आपके दोस्त भी, ठीक है? क्योंकि ज्ञान सदैव बांटने से बढ़ता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।